देखिए, यदि मंजिल ना मिले तो रास्ते बदलिए, क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियां बदलते हैं, अपनी जड़ें नहीं। देखिए, आज है 5 फरवरी का दिन और आज की वीडियो में टोटल 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में हम चर्चा करेंगे। देखिए, आज के जितने भी प्रश्न हैं ये बहुत ही सेलेक्टिव और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी सभी परीक्षाओं के लिए, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में रहिए। और आज की वीडियो की जो पीडीएफ है इसको आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, टेलीग्राम चैनल को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, यानी कि ज्वाइन कर लीजिएगा। इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलता रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और देखिए, जो वार्षिकांक का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो देखिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टोटल 3500 करेंट अफेयर, यानी कि पूरे साल के करेंट अफेयर की 2022 वाली पीडीएफ जो है इसकी लिंक मिल जाएगी। वहाँ पे क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया। देखिए, किसी भी राज्य सरकार की कोई भी योजना हो, आप उसको देखिए योजना का नाम लिखिए और उसके आगे डैश लगा कर लिख दीजिए गुजरात, पंजाब, बिहार, जहाँ की भी योजना हो। तो ऐसे एक लाइन में एक पेज पर 20-25 जितने भी हट जाते हैं, तो उन सभी योजनाओं को लिखे रहिए और उसको रटते रहिए, क्योंकि एग्जाम में सीधे सीधे पूछा जाता है कि कौन सी योजना किस राज्य सरकार की योजना है। तो हमारे पास एक योजना है जिसका नाम है द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ, और इस योजना को गोवा की सरकार ने शुरू किया है। और इस ऑल स्कूल आई हेल्थ के लिए विजन 2000 शिक्षकों को उनके संबंधित स्कूलों में बच्चों के लिए बुनियादी दृश्य तीक्ष्णता परीक्षणों पर प्रशिक्षण देने पर ध्यान केंद्रित करेगा। और इसके बाद प्रसाद नेत्रालय के योग्य पेशेवरों के द्वारा विस्तृत अपवर्तन होगा। तो याद रखिएगा कि गोवा सरकार की एक योजना आई है जिसका नाम है द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ। और गोवा की बात करें तो देखिए यहाँ के मुख्यमंत्री जो है इनका नाम है प्रमोद सावंत। और गोवा की राजधानी पणजी है और गोवा की स्थापना 30 मई 1987 को हुई थी। और दूसरा प्रश्न है कि भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हेरिटेज रूट पर जो है कब तक चलाई जाएगी। तो देखिए, जो भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है ये हेरिटेज रूट्स पर दिसंबर 2023 तक चलाई जाएगी। देखिए, सबसे पहले हाइड्रोजन ट्रेन कालका शिमला जैसे हेरिटेज सर्किट पर चलेगी और बाद में इसका अन्य स्थानों पर विस्तार किया जाएगा। और देखिए, नई ट्रेनें महाराष्ट्र में कालका शिमला रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, दार्जिलिंग हिल्स कांगड़ा रेलवे, बिलीमोरा बाघई और महू पातालपानी मारवाड़, देवगढ़ मदरिया और माथेरान हिल रेलवे के रूटों पर चलेगी। तो याद रखिएगा ये सारी चीज़ें, लेकिन जो सबसे खास बात है कि जो भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन होगी, यानी कि हाइड्रोजन से चलने वाली जो भारत की पहली ट्रेन होगी, ये हेरिटेज रूट्स पर चलाई जाएगी। कहाँ पे? सबसे पहले जो है जो हमारा हेरिटेज साइट है कालका शिमला वाला, ठीक है। तो कालका शिमला जैसे हेरिटेज सर्किट पर जो है भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी दिसंबर 2023 में, यानी कि इस साल के आखिरी में। और देखिएगा ये प्रश्न आपको सभी परीक्षाओं में छपा मिलेगा। और तीसरा प्रश्न है कि 2025 के मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में किस देश को मुख्य देश के तौर पर आमंत्रित किया गया है। तो देखिए, ये देश अपना भारत है। अगर भारत को किसी देश में ऐसा सम्मान मिलता है तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। याद रखिएगा कि जो मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला होगा इसमें भारत को मुख्य देश के तौर पर 2025 में आमंत्रित किया गया है, यानी कि 2025 में जो मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला होगा इसमें भारत मुख्य देश के तौर पर आमंत्रित होगा। देखिए, मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर की यानी कि पुस्तक मेले की बात करें तो इसकी शुरुआत 1933 में हुई थी। और जो मैड्रिड बुक फेयर है इसका दायरा अंतर्राष्ट्रीय है। हालांकि इसमें मुख्य रूप से स्पेनिश भाषा मतलब भाषी देशों की पुस्तकें हैं। ये आयोजन अतिथि देश के साहित्य को बढ़ावा देता है जो कि दूसरी भाषा बोल सकता है। और चौथा प्रश्न है कि गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर के पहले चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन नियुक्त किए गए हैं। तो देखिए, जो गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर के पहले सीईओ बने हैं इनका नाम है माधवेंद्र सिंह। देखिए, गुजरात पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड के द्वारा माधवेंद्र सिंह को हाल ही में गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है। आपको बता दें कि गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर भारत में अपनी तरह का पहला कमर्शियल मैरीटाइम क्लस्टर है, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मानकों की समुद्री सेवाओं के लिए एक केंद्र बनाना है। तो इसीलिए गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर के पहले सीईओ के रूप में बना दिए गए हैं माधवेंद्र सिंह जी। अब देखते हैं ये कैसा काम करते हैं इस पद पर। अगला है कि 2023 में राष्ट्रीय महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया। देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग सबसे चर्चित आयोग है, महिलाओं का आयोग है। तो देखिए, 2023 में जो राष्ट्रीय महिला आयोग है इसका जो है 31वां स्थापना दिवस मनाया गया है।
देखिए आपको बता दें, राष्ट्रीय महिला आयोग जो है इसकी स्थापना जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। स्थापना का वर्ष जरूर याद रखिएगा कि जनवरी 1992 में जो है राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई थी, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत। और देखिए इससे जुड़ी खबर यह है कि हाल ही में भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 31 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय महिला आयोग के 31वें स्थापना दिवस को कार्यक्रम को संबोधित किया था। और 2023 के इस राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्यक्रम का यानी कि स्थापना दिवस के कार्यक्रम का जो विषय था यह था सशक्त नारी सशक्त भारत। देखिए भी किसी भी कार्यक्रम का या फिर किसी भी दिवस का जो थीम यानी कि विषय होता है इसको जरूर याद रखिए। याद रखिएगा 2023 में जो 31वां राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थापना दिवस था इसका थीम था सशक्त नारी सशक्त भारत। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किसको उत्तर कोरिया में मानवाधिकार मुद्दों पर विशेष दूत नामित किया है। तो देखिए जो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है इन्होंने हाल ही में जूली टर्नर को जो है उत्तर कोरिया में मानवाधिकार मुद्दों पर विशेष दूत के रूप में नामित किया है। देखिए मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वर्ष 2017 के बाद पहली बार इस पद पर किसी को नियुक्त किया गया, यानी कि 2017 से ये पद खाली था और अब जाके जूली टर्नर को उत्तर कोरिया में मानवाधिकार मुद्दों पर विशेष दूत के रूप में नामित किया गया है। देखिए इस पद पर कोई नियुक्त होना भी नहीं चाहेगा क्योंकि ये जो आदमी दिख रहा है किम जोंग उन, बहुत बड़ा हिटलर टाइप का आदमी है। मतलब लोगों को गलती करने पर सीधे कटवा के फेंक देता है, ठीक है, तो उस टाइप का आदमी है ये। और देखिए 7वां प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद ने अपनी एक मध्यकालीन भारतीय डायनेस्टी प्रदर्शनी में किन राजवंशों को शामिल करने से साफ इनकार कर दिया। तो देखिए हाल ही में भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद यानी कि जो इंडियन हिस्टोरिकल काउंसिल रिसर्च है, तो इसने जो है क्या किया, एक मध्यकालीन भारतीय डायनेस्टी प्रदर्शन आयोजित किया था जिसमें केवल और केवल भारत के राजवंशों को जो है शामिल किया गया। इसमें मुस्लिम राजवंशों को शामिल नहीं किया गया। इसका एक सबसे बड़ा कारण क्या था, इसको अभी आगे मैं वीडियो में बताता हूँ आपको, ठीक है। अभी ये जान लीजिए कि जो ये मध्यकालीन भारतीय डायनेस्टी प्रदर्शनी था इसमें 50 विभिन्न भारतीय राजवंशों पर प्रकाश डाला था। याद रखिएगा भारतीय राजवंशों पर, यानी कि जिनकी उत्पत्ति भारत में हुई है, विदेश से नहीं आए थे वो। और इसमें जो कि देखिए मुस्लिम राजवंश बहमनी और आदिल शाही को इस प्रदर्शनी का हिस्सा नहीं बनाया गया क्योंकि जो भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के जो सदस्य सचिव प्रोफेसर उमेश अशोक कदम, इन्होंने कहा कि ये मुस्लिम राजवंशों को भारतीय राजवंशों के रूप में नहीं मानते हैं क्योंकि देखिए जितने भी मुस्लिम राजवंश है ये सभी विदेशी आक्रमणकारी हुआ करते थे पहले, सभी जो है ये अरेबियन एरिया से आए हुए थे। देखिए मध्यकाल में इस्लाम और ईसाई धर्म भारत में आए और सभ्यता को यानी कि भारतीय सभ्यता को उखाड़ फेंका और ज्ञान प्रणाली को नष्ट कर दिया। देखिए अगर आप इतिहास पढ़े होंगे थोड़ा सा भी ध्यान से, तो आपने देखा होगा भारत में जो है कौन कौन से धर्म थे। देखिए भारत में जो है हिंदू धर्म पहले था और उसके बाद फिर जो है आपका बौद्ध धर्म था, ठीक है। तो बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म इन दोनों की उत्पत्ति वाला देश भारत है। बाकी जितने भी ये धर्म आए हैं, ईसाई धर्म हो गया, मुस्लिम मतलब इस्लाम धर्म हो गया और आपका पारसी धर्म हो गया, ठीक है, तो ये सभी जो है बाहर के हैं। और देखिए भारत में जो सिख हैं, ठीक है, तो सिख भी भारतीय हैं। तो सिख हो गए, बौद्ध हो गए और हिंदू हो गए, ठीक है, तो ये सभी इनकी ओरिजिन भारत में हुई है। बाकी देखिए जैन धर्म भी आपका जो है इसकी भी उत्पत्ति भारत में हुई है, बाकी सारे बाहरी हैं, ठीक है। तो इसीलिए इन सभी को इस प्रदर्शनी में शामिल नहीं किया गया। खैर देखिए बौद्धों का कोई साम्राज्य नहीं था और जैनियों का भी कोई साम्राज्य नहीं था, पारसियों का भी नहीं था, ठीक है। तो इसीलिए जो है जो हिंदू शासक थे और उन्हीं का जो है केवल उसमें वर्णन किया गया है, मतलब इस प्रदर्शनी में उनको शामिल किया गया। 8वां प्रश्न है कि हाल ही में आरबीआई ने जेपी मॉर्गन चेस के नए सीईओ के रूप में किसको नियुक्त किया है। देखिए वैसे तो पहले सभी आदि मानव थे, न कोई धर्म थी न कोई जाति थी, ठीक है। सभी जंगल में रहते थे, सभी अपना जंगली जीवन व्यतीत करते थे, न पढ़ने लिखने की व्यवस्था थी, न करेंट अफेयर पढ़ना पड़ता था, न सरकारी नौकरी चाहिए थी। मतलब जहाँ जिसका सेटिंग बन गया शादी कर लिया आराम से जंगल में, नदी में नहा के मतलब फल खा के शिकार करके जानवरों का अपना जीवन यापन कर लेता था। ये पता नहीं किसने परीक्षाएं बना दी, पढ़ाई लिखाई बना दिया। तो देखिए खैर जो भी है सिविलाइजेशन होता गया और जैसे जैसे हमारी सभ्यता आगे बढ़ती गई वैसे वैसे नए नए धर्म बनते गए, ठीक है। तो सबकी अलग अलग विचारधारा है।
मेरा जो है किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं मतलब है। मेरा काम है लोगों को सत्य बताना जो कंप्लीटली 100% ट्रू है और जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है? मैं वही चीज़ें केवल बताता हूँ जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है। बाकी मेरा किसी चीज़ से कोई संबंध नहीं है। देखिए एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ पे आ गया। देखिए हाल ही में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है जेपी मॉर्गन चेस के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में प्रभदेव सिंह को नियुक्त किया है। आपको बता दूं जो आपके प्रभदेव सिंह हैं इन्होंने जेपी मॉर्गन चेस के सीईओ के रूप में माधव कल्याण का स्थान लिया है जिन्हें एशिया प्रशांत में भुगतान प्रमुख के रूप में नामित किया गया था। और नवा प्रश्न है कि हाल ही में प्यूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। देखिए वही प्यूमा इंडिया है जो जूते बनाती है, स्पोर्ट्स के सामान बनाती है। तो इसने प्यूमा इंडिया ने हाल ही में हरमनप्रीत कौर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। देखिए आप बहुत कंफ्यूज होते होंगे आपके दिमाग में चल रहा होगा कि यार अभी तो कुछ दिन पहले विराट कोहली को अपॉइंट किया गया था, फिर केएल राहुल को, फिर करीना कपूर को। तो बहुत सारे लोगों को इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है। प्यूमा इंडिया ने काफ़ी बड़ी कंपनी है, पैसे वाली कंपनी है, तो लोगों को एम्बेसडर तो बनाएगी ही। देखिए अभी हाल ही में प्यूमा इंडिया ने जो हरमनप्रीत कौर के साथ साझेदारी की है, इस साझेदारी की शर्तों के तहत हरमनप्रीत जो है ये पूरे 1 साल यानी कि साल भर ब्रांड के फुटवियर परिधान और एक्सेसरीज का प्रचार करेंगी। और इस करार के साथ ही हरमनप्रीत कौर विराट कोहली, केएल राहुल, करीना कपूर, सुनील छेत्री, युवराज सिंह, अनुष्का शर्मा जैसे एम्बेसडरों के रोस्टर में शामिल हो गई हैं। तो हरमनप्रीत कौर बन गई हैं प्यूमा इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर, याद रखिएगा। देखिए एक पेज अपने नोटबुक में ये भी बनाइए, लिखिए ब्रांड एम्बेसडर ऊपर टाइटल, ठीक है? और क्रम से लिखिए किसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है। अगर आप एग्जाम में सफल होना चाहते हैं तो छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको डेली बताऊंगा कैसे नोट्स तैयार करने हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है खूब लंबा लंबा पोथी लिख के मोटी मोटी कापियों में 500-500 पेज का रख लेते हैं और एग्जाम में जब जाते हैं रोते रहते हैं, सर समय नहीं मिला पढ़ने के लिए। तो समय क्यों नहीं मिला? क्योंकि आपने ईजी नोट्स नहीं बनाए। ईजी नोट्स बनाना सीखिए। एक पेज लीजिए, उसमें 20-25 जितने भी ब्रांड एम्बेसडर आते हैं लाइन से 1-2 पेज 3 पेज जितना भी लगेगा, तो उसमें लिखते रहिए फलाने प्यूमा का ब्रांड एम्बेसडर और फलाने ये जो है टाटा का ब्रांड एम्बेसडर, फलाने आईपीएल की इसने फ्रेंचाइजी ली। इस टाइप का जो है 60 नोट्स बनाइए, एक बार देखिए आपको पूरी कहानी याद हो जाएगी। बाकी यहाँ जो मैं डेली आपको कहानियों के रूप में ये पढ़ाता हूँ, ठीक है? तो ये कहानी तभी आपको याद आएगी जब आप वो 60 नोट पढ़ेंगे। बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो अगर लड़की आप हैं तो घर में आटा गूंथते रहिए, किचन में वीडियो चलाते रहिए, ठीक है? मतलब बहुत सारी ऐसी बच्चियों ने मुझे मैसेज किया था कि सर मुझे टाइम नहीं मिलता था पढ़ने का, मैंने फला एग्ज़ाम फिर भी क्रैक कर लिया। तो मैंने पूछा कैसे आपने पढ़ाई की? तो उनका कहना था कि मैंने यूट्यूब का जो वीडियो होता था उसको ऐसे प्ले करके मैं छोड़ दी थी किचन में स्पीकर लगा के, और वो वीडियो चलता रहता था, कानों में आपकी आवाज़ गूंजती रहती थी और मैं केवल सुनती थी सभी चीज़ों को, दिमाग में जो है उसको बैठाते जाती थी। आटा भी गूँथ रहा है, रोटी भी बन रही है, सब्जी भी बन रही है, दाल चावल भी बन रहा है, सारा काम हो रहा है, लेकिन साथ में पढ़ाई भी हो रही है। तो ऐसे बहुत सारी बच्चियों ने पढ़कर जो है एग्ज़ाम क्रैक किया है। और बहुत सारे लड़के जो बाहर रहते हैं वो भी यही काम लगभग करते हैं। आराम से वीडियो प्ले हो गया है, वीडियो भी चल रहा है, रिवीजन भी हो रहा है और खाना भी बन रहा है। तो ये इस फॉर्मूले को आप अपनाइए, बहुत ही अच्छा होता है। देखिए अब तो आपके समय में ऑडियो विजुअल उपलब्ध है। हम लोग को एक समय समय में क्या था, हम लोग दैनिक जागरण पढ़ते थे, अमर उजाला। उसमें होता था कि कहाँ पे रेप हुआ, कहाँ पे ट्रैक्टर टाली भिड़ गई, कहाँ पे बस उलट गई और कौन से नेताजी ने किस लड़की को अगवा कर लिया। यही ऊट पटांग खबरें जो कि एग्ज़ाम से जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो ऐसी खबरें हुआ करती थी। और मैं जब एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाता था तो मैंने देखा कि मतलब मुझे एक भी करंट अफेयर नहीं मिलता था हमारे न्यूज़पेपर से, तो मुझे लगता था पूरा पैसा वेस्ट जा रहा है। फिर बाद में थोड़ा-सा मैं जब अवेयर हुआ तो पता चला कि द हिंदू, इकोनॉमिक टाइम्स यानी कि जो अच्छे न्यूज़पेपर हैं जो कि अंग्रेजी में आते हैं, उनमें असली खबरें छपती हैं। तो वो खबरें आप लोगों तक पहुँचाने के लिए मैं बहुत मेहनत करके उसीलिए ये वीडियो बनाता हूँ, जो कि एग्जैक्ट टू द पॉइंट होते हैं। देखिए मेरे वीडियो बहुत शॉर्ट होते हैं, बहुत छोटा हो उतना ही कंटेंट मैं देता हूँ। मतलब एक कहावत है, उतना ही लो थाली में कि व्यर्थ न जाए नाली में। यानी कि मैं उतना ही देता हूँ जो व्यर्थ ना जाए, ठीक है? और इसी का नतीजा है कि आप लोग पीसीएस प्री, रेलवे ग्रुप डी, यूपीपी, मध्य प्रदेश पुलिस, राजस्थान पुलिस, राजस्थान पीसीएस तक में और उत्तर प्रदेश के सचिवालय तक में आप लोग पहुँच चुके हैं। तो इस कारवां को आगे बढ़ाते हैं और आप लोगों का काम है, देखिए अधिक से अधिक बच्चों तक वीडियो को शेयर करते रहिए, ठीक है? क्योंकि देखिए इतनी मेहनत मैं ये इसलिए करता हूँ। देखिए आपको मैं कभी दिखाऊंगा, मुझे यूट्यूब से उतनी इनकम नहीं होती है, महीने में 1100-1200 आता है केवल, जितने व्यूज़ हैं उसके हिसाब से।
तो उतने में तो मेरा ब्रॉडबैंड का खर्चा बस निकल पाता है। फिर भी मैं मेहनत इसलिए करता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं मुझसे। अगर मान के चलिए कि 1000 बच्चे ही मुझसे जुड़े हुए हैं, डेली वीडियो देख रहे हैं, तभी मान के चलिए अगर 1000 बच्चों का भविष्य बनता है तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी, ठीक है। तो मेरी सेवा जो है आप लोगों को मिलती रहेगी, और जब तक मेरे अंदर जान है तब तक मैं ये वीडियो बनाता रहूँगा, ठीक है, करेंट अफेयर की। तो आप पढ़ते रहिए, सफल होते रहिए, और लोगों तक वीडियो ज़रूर पहुँचाते रहिए। और देखिए यहाँ पे हमारा जो 10वां इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि परीक्षा में छप चुका है, जिसका नाम है अमूल का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया। देखिए अमूल डेयरी दुनिया की क्या मतलब भारत की सबसे बड़ी डेयरी तो है ही। तो अमूल के नए अध्यक्ष बना दिए गए हैं सामल भाई बी पटेल। याद रखिएगा, अमूल के नए अध्यक्ष बना दिए गए हैं सामल भाई बी पटेल। देखिए जो सामल भाई बी पटेल हैं, ये वर्तमान में सबर डेयरी यूनियन के अध्यक्ष भी हैं, जो कि राज्य के सबसे बड़े डेयरी यूनियनों में से एक है, यानी कि गुजरात के सबसे बड़े डेयरी यूनियन में से एक है। देखिए अमूल का पूरा नाम बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अमूल का पूरा नाम है आनंद मिल्क यूनाइटेड लिमिटेड, ठीक है। 4 अक्षर का 4 मतलब है। तो अमूल का पूरा नाम है आनंद मिल्क यूनाइटेड लिमिटेड। आनंद जो है एक प्लेस है गुजरात में, ठीक है। देखिए जो ये अमूल कंपनी है, इसके संस्थापक हैं वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन को हम फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन कहते हैं, यानी कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहते हैं। और वर्गीज कुरियन के साथ एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम है त्रिभुवन दास किसी भाई पटेल, ठीक है। तो त्रिभुवन दास किसी भाई पटेल भी जो है इसके संस्थापक सदस्य में एक हैं, और मुख्यालय इसका गुजरात के आणंद में है, और इसकी स्थापना 14 दिसंबर 1946 को हुई थी। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पे। आज का पहला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस देश के ऐतिहासिक बंदरगाह शहर ओडेशा को संयुक्त राष्ट्र के शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन की, यानी कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, बताइए। और अगला प्रश्न आपके लिए कि किस व्यक्ति को मॉर्गन स्टैनली ने भारत के लिए अपना नया कंट्री हेड नामित किया, बताइए। और आपको बताना है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर के इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर जगदीशपुर कर दिया गया है, बताइए। और अगला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने संन्यास की घोषणा की है, बताइए। और आपको बताना है कि G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक किस शहर में आयोजित की गई। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन के सही उत्तरों की। देखिए अभी हाल ही में एम सुब्बा रायडू को नामीबिया में भारत का नया हाई कमिश्नर यानी कि उच्चायुक्त बनाया गया। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मध्य प्रदेश राज्य की टीम ने वाटर स्पोर्ट्स, कैनोइंग और कयाकिंग में सभी 4 गोल्ड मेडल जीते हैं। और देखिए एक भारतीय अमेरिकी व्यक्ति हैं प्रमीला जयपाल, इनको यूएस इमिग्रेशन का रैंकिंग सदस्य नामित किया गया है। और देखिए अभी हाल ही में एच धर्मराजन जो है, इनको बंगाल सब एरिया के नए जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में अपॉइंट किया गया है। और इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट यानी कि T20, वनडे और टेस्ट, इन तीनों में शतक जड़ने वाले सबसे युवा क्रिकेटर बन गए हैं शुभमन गिल। तो इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। आप लोग मेहनत से पढ़ाई करते रहिए। मेरा आशीर्वाद, मेरी शुभकामनाएं, मेरी दुआएं सब कुछ आपके साथ हैं। ईश्वर करे आप इस साल सरकारी नौकरी लेकर सफल हो जाएं, ठीक है। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।